सोचो तुम किसी से बात कर रहे हो लेकिन सामने वाला तो इग्नोर कर रहा है, ये बस फॉर्मेलिटी में हम ठीक है कह रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें उसको पसंद नहीं आ रही या फिर वो तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहा है, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बार बार होता है। अब सोचो अगर लोग तुम्हारी बातें ध्यान से सुनने लगे, तुमसे बात करना पसंद करे, तुम्हारे कहने से एग्री करे, कैसा लगेगा। दोस्तों, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल की इस सीरीज का यही मकसद है, तुम्हारी बात का असर हो, लोग तुम्हें लाइक करें और तुम एक पावरफुल पर्सनालिटी बन जाओ। अगर तुम ये नहीं सीख पाए तो ज़िंदगी में दोस्तों की कमी, अच्छे कनेक्शन की कमी और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो सकती है। ये सिर्फ एक स्किल नहीं, एक लाइफ चेंजिंग पावर है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तुम्हारी बातें ध्यान से सुने और तुम एक ऐसे इंसान बनो जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको, तो इस सीरीज को पूरा सुनो। और अगर तुम सच में अपनी पर्सनालिटी का लेवल अप करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं। भाग 2, यदि आप यह नहीं कर सकते तो आप मुसीबत में हैं। सन 1898 में रॉकलैंड काउंटी में एक दुखद घटना घटी। एक बच्चे की मौत हो गई थी तथा उसके पड़ोसी उसकी शव यात्रा में जाने की तैयारी करने लगे थे। दूसरी ओर जिम फार्ले घोड़े को बांधने कुर्साल में गया था। ठंडी और चुभने वाली हवाएं चल रही थी तथा जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। इसी कारण घोड़े से भी कई दिनों से काम नहीं कराया जा सका था, और जब वह पानी की नाली में से निकला तो वह खेल खेल में मुड़ा और उसने अपने दोनों आगे के पैर हवा में ऊंचे उठाकर जिम फार्ले को जान से मार डाला। तो इस प्रकार स्टोनी पॉइंट के उस बेहद छोटे से गांव में एक ही हफ्ते में 2-2 शव यात्राएं निकली। जिम फार्ले के पीछे उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे थे तथा साथ ही बीमे के कुछ $100। पिता की मृत्यु के पश्चात फार्ले का सबसे बड़ा बेटा, जो 10 वर्ष का था, ईंट के भट्टे में काम करने लगा। वह मिट्टी को भिगोकर उसे साँचों में भरकर ईंट का आकार देता था और फिर सूरज की तेज रोशनी में सुखाने के लिए रख देता था। जिम इसी कारण अधिक पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन उसकी वास्तविक मिलनसार प्रवृत्ति के कारण ही सब लोग उसे पसंद करते थे। बाद में वह राजनीति में चला गया। वहाँ उसने लोगों के नामों को याद रखने की असाधारण प्रतिभा को विकसित किया। वैसे तो वह हाई स्कूल तक भी नहीं पहुंच सका था, लेकिन 46 के आसपास की उम्र तक उसने 4 कॉलेजों से मानद उपाधियां मिल चुकी थी। फिर वह डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का चेयरमैन तथा पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बन गया। एक साक्षात्कार के दौरान मैंने जिम फार्ले से उनकी सफलता का रहस्य जानना चाहा। उन्होंने कहा, कड़ी मेहनत। मैंने कहा, तुम मजाक कर रहे हो। इस पर जिम फार्ले ने मुझसे पूछा, फिर उनकी दृष्टि में मेरी सफलता का क्या रहस्य है? इस पर मैंने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि आपको 10,000 से अधिक लोगों के नाम याद हैं। उस पर जिम फार्ले ने उत्तर दिया, नहीं, तुमने गलत सुना है, मुझे तो 50,000 से अधिक लोगों के नाम स्मरण है। नाम स्मरण रखने की इसी क्षमता के कारण फार्ले ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को सन 1932 में व्हाइट हाउस पहुंचा दिया था, क्योंकि फार्ले ने चुनाव अभियान में रूजवेल्ट का प्रचार किया था। जिम फार्ले ने लोगों के नाम याद रखने की यह कला जिप्सन कंपनी के सेल्समैन के रूप में यात्रा करते समय तथा स्टोनी पॉइंट के उस टाउन क्लार्क के रूप में काम करते हुए विकसित की थी। आरंभिक दिनों में यह तकनीक एकदम सरल थी। किसी भी नए व्यक्ति से भेंट करते समय जिम फार्ले उसका नाम, उसका पारिवारिक ब्यौरा, व्यापार तथा राजनीतिक विचारों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता था। फिर वह उन सारी जानकारियों तथा उस व्यक्ति के चेहरे को अपने मस्तिष्क में बिठा लेता था और हाथ मिलाते हुए उससे उसके परिवार की राजी खुशी पूछता था। यहाँ तक कि उसके बगीचे तथा उसके पालतू जानवरों के बारे में भी पूछ लेता था। इस गुण के कारण लोग उसे इतना पसंद करने लगे। रूजवेल्ट के चुनाव अभियान के महीनों पहले से जिम फार्ले ने प्रत्येक दिन पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी राज्यों को अनगिनत लोगों को पत्र लिखे। जगह जगह जाकर उसने चुनाव का प्रचार किया। वह जिस भी शहर में जाता वहां पर लंच या डिनर पर लोगों से मिलता तथा उनसे खुले दिल से बातें करता था और फिर दूसरे राज्य की ओर बढ़ जाता था। अपने प्रांत वापस लौटकर वह प्रत्येक उस व्यक्ति को भी पत्र लिखता था जिससे वह मिला था। इस सूची में हजारों नाम थे। उन सभी व्यक्तियों को जिम अपने हाथ से पत्र लिखकर भेजता था और उन्हें बड़े प्यार से संबोधित करता था, जैसे प्रिय जान या प्रिय बिल, और फिर नीचे लिखता था, आपका जिम। जिम फार्ले ने यह पाठ बचपन में ही सीख लिया था कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे से अधिक अपने नाम में रुचि होती है। किसी दूसरे के नाम को स्मरण में रखकर उसका सरलता से उच्चारण करना अपनेपन को दर्शाता है। किसी के नाम को भूल जाना या फिर उल्टा सीधा उच्चारण करना परायेपन को दर्शाता है। यह गलती कभी हमें कठिनाई में भी डाल देती है। उदाहरण, मैंने एक बार पेरिस के एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का आयोजन किया। उस शहर में रहने वाले सारे अमेरिका वासी को सूचना पत्र भेजे। फ्रांसीसी टाइपिस्टों की अंग्रेजी अधिक अच्छी नहीं होती, इसलिए उन्होंने अनेक नामों की स्पेलिंग गलत लिख दी थी।
तब पेरिस के एक बड़े अमेरिकन बैंक के सीनियर मैनेजर ने मुझे शिकायती पत्र लिख के भेजा, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें भी सुनाई थी। वैसे जिन नामों के उच्चारण कठिन हो, उन नामों को याद रख पाना कठिन होता है। लोग इन नामों को या तो उपेक्षा कर देते हैं या फिर किसी उपनाम से पुकारने लगते हैं। सिड लेवी को एक निकोडेमस पैपाडुलास नामक ग्राहक से कई बार मिलना पड़ा। अधिकांश लोग तो उसे निक कहकर पुकारते थे, लेकिन लेवी ने उस ग्राहक से मिलने जाने से पहले उसके नाम का सही उच्चारण करना सीख लिया। जब लेवी ने उसका अभिवादन यह कहकर किया, गुड आफ्टरनून मिस्टर निकोडेमस पैपाडुलास, तो वह हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन तभी अपनी आंखों में प्रसन्नता के आंसू लिए वह बोला, मिस्टर लेवी, मैं इस देश में 15 साल से रह रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा। अब एंड्रियो कार्नेगी की सफलता का राज भी जान ले। लोग उन्हें स्टील के किंग कहते थे, लेकिन स्टील के बारे में उनकी स्वयं की जानकारी अधिक नहीं थी। उनकी कंपनी के कितने ही कर्मचारी उनसे अधिक स्टील के बारे में ज्ञान रखते थे, लेकिन कार्नेगी लोग व्यवहार में बहुत निपुण थे और इसी कारण वह इतनी संपत्ति कमा सके थे। बचपन से ही उन्हें आश्चर्यजनक संगठन शक्ति तथा नेतृत्व की परिभाषा साफ साफ झलकती थी। 10 साल की उम्र तक एंड्रियो कार्नेगी यह बात समझ गए थे कि लोगों को अपने नाम से बहुत प्रेम होता है। अपना नाम सुनते ही वे अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं और अपनी इस जानकारी का उपयोग उन्होंने लोगों की सहायता प्राप्त करने में किया था। एक बहुत ही दिलचस्प घटना है, जब एंड्रियो कार्नेगी ने बचपन में नाम को लेकर प्रयोग किया। बचपन में जब वे स्कॉटलैंड में रहते थे तो उन्होंने एक मादा खरगोश को पाला। कुछ ही समय बाद उसके पास छोटे छोटे खरगोशों का ढेर लग गया। अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे सब खरगोश को पाल सके। तभी उनके दिमाग में एक कारगर विचार आया। उन्होंने अपने पड़ोस के सभी बच्चों को बुलाकर कहा कि यदि वे खरगोश को दाना पानी देंगे तो वे उन खरगोशों का नाम उसके नाम पर रख देंगे। यह योजना तो चमत्कार कर गई और उसके बाद नाम के महत्व को कार्नेगी ने कभी भी अपने मस्तिष्क से नहीं निकाला। इस घटना के वर्षों बाद एंड्रियो कार्नेगी ने इसी तरह का प्रयोग बिजनेस में भी किया। करोड़ों डॉलर के स्वामी बन बैठे। उदाहरण, कार्नेगी पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पटरियों बेचने के इच्छुक थे। उस समय जे एडगर थॉमसन पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट थे, इसलिए एंड्रियो कार्नेगी ने पिट्सबर्ग में एक बड़ी स्टील कंपनी को बनवाकर उनका नाम एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स रख दिया। अब आप स्वयं ही इस पहेली का उत्तर दे सकते हैं कि जब एडगर थॉमसन को पटरियों की आवश्यकता पड़ी होगी तो क्या उन्होंने वे पटरियां सीयर्स या फिर रोबक से खरीदी होंगी? शायद नहीं। थॉमसन ने वे पटरियां निश्चित रूप से एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स से ही खरीदी थी। जब कार्नेगी तथा जॉर्ज पुलमैन रेल रोड स्लीपिंग कार बिजनेस में एक दूसरे के प्रतियोगी बन गए थे तो एक बार फिर कार्नेगी को अपना बचपन का खरगोश वाला सबक याद आ गया। एंड्रियो कार्नेगी की सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की प्रतियोगिता पुलमैन की कंपनी से हो रही थी। दोनों ही कंपनियां चाहती थी कि वे यूनियन पैसिफिक रेल रोड में बिजनेस प्राप्त कर सके, इसलिए इस प्रतियोगिता में दोनों ही कंपनियां घाटे की कगार पर पहुंच रही थी। फिर पुलमैन तथा कार्नेगी दोनों यूनियन पैसिफिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने के लिए न्यूयॉर्क गए। अचानक एक दिन एक होटल के बाहर कार्नेगी की मुलाकात पुलमैन से हो गई। तो कार्नेगी ने उनसे कहा, गुड इवनिंग मिस्टर पुलमैन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों ही स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं? गुस्से में भरकर पुलमैन ने कहा, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? और फिर कार्नेगी ने पुलमैन के सामने अपनी मन की बात कही। उन्होंने कहा, प्रतियोगिता के स्थान पर हमें सहयोग के साथ काम करना चाहिए। फिर उन्होंने इस बात पर भी पुलमैन का ध्यान आकर्षित किया कि मिलकर काम करने से दोनों को ही लाभ होगा। पुलमैन ने भी कार्नेगी की बात पर ध्यान दिया और उन्हें भी लगा कि कार्नेगी सत्य कह रहे हैं। उन्होंने पूछा, आप नई कंपनी का नाम क्या रखेंगे? कार्नेगी ने तुरंत उत्तर दिया, स्पष्ट सी बात है, पुलमैन पैलेस कार कंपनी। पुलमैन का चेहरा तो कमल की भांति खिल उठा। उन्होंने कार्नेगी से कहा, आप मेरे कमरे में आइए, इस बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं। और फिर इस चर्चा ने तो इतिहास रच दिया। बिजनेस सहयोगी तथा मित्रों के नाम स्मरण रखने की भांति एंड्रियो कार्नेगी के लीडरशिप के रहस्यों में से एक थी। उन्हें अपनी फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों के नाम स्मरण थे और इस बात पर उन्हें बहुत गर्व था। उनके अनुसार जब तक उन्होंने अपनी कंपनी की बागडोर अपने हाथ में रखी थी तब तक उनकी स्टील की कंपनी में कभी भी कोई हड़ताल या आंदोलन नहीं हुए थे। टेक्सास कॉमर्स बैंक शेयर्स के चेयरमैन बेंटन लव का मानना है कि कोई भी कारपोरेशन जितना बड़ा होता है वह उतना ही अधिक भाव शून्य भी हो जाता है। इसे भावपूर्ण तभी किया जा सकता है जब आप लोगों के नाम याद रखें। जो अधिकारी यह शिकायत करता है कि उसकी कंपनी में तो इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोग काम करते हुए किस किस का नाम याद रखे, तो वह निश्चित रूप से अपने व्यवहार का एक आवश्यक भाग भूल रहा है या फिर वह गर्त में गिरता जा रहा है।
कारेन कर्स कैलिफोर्निया के राचो पैलेस वर्डीज की फ्लाइट अटेंडेंट थी। उन्होंने यह आदत विकसित कर ली थी कि वे अपने केबिन में बैठे अधिक से अधिक यात्रियों के नाम स्मरण रख सकते हैं। वे उनकी सेवा करते समय उनके नाम से पुकारती थी। फिर तो लोग जैसे उनके दीवाने हो गए, हर स्थान पर उनकी प्रशंसा के पुल बांधने लगे। एक यात्री ने तो यहाँ तक यह लिख दिया कि कुछ समय से मैं TWA एयरलाइन से यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं TWA को छोड़कर किसी दूसरी एयरलाइन यात्रा करने के बारे में भी सोच भी नहीं सकता। आपकी एयरलाइन में यात्रा करते समय मुझे अनुभव होता है कि जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत एयरलाइन में यात्रा कर रहा हूँ। लोग अपने नाम को प्रत्येक मूल पर अमर रखना चाहते हैं। हमारे समय के महान अभिमानी तथा कठोर दिल PT बर्नम, जो अपने समय के महान शोमैन थे, इसलिए परेशान थे कि उनके वंश को उनके नाम के आगे चलने के लिए उनका कोई पुत्र नहीं था। फिर उन्होंने अपनी बेटी के बेटे CH सिले के समझ यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपना नाम बदलकर बर्नम सिले रख ले तो वे इसके बदले उसे $25,000 दे देंगे। नाम की महत्वता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि शताब्दियों पहले इसे उच्च वर्ग के धनी लोग लेखकों, कलाकारों तथा संगीतकारों को दिल खोलकर आर्थिक सहायता इसलिए देते आ रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी रचनाएं उनके नाम पर समर्पित हो। यही हाल पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों का भी है। ऐसे दानियों की भी कमी नहीं रही जो इन संस्थाओं में खूब धन दान स्वरूप देते आ रहे हैं, मात्र इसलिए कि उनका नाम मानवता के इतिहास में अजर अमर रहे। न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी में एस्टर तथा लेनॉक्स कलेक्शन है, तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में बेंजामिन अल्टमैन और JP मॉर्गन के बेशुमार कलेक्शन है। प्रत्येक चर्च में खूबसूरत कांच की खिड़कियों पर उनके दानदाताओं के नाम लिखे होते हैं। अधिकतर विश्वविद्यालयों के अनेक कॉलेजों के भवनों पर उन दानदाताओं के नाम अंकित होते हैं जिन्होंने इन भवनों के निर्माण हेतु खूब धन दान स्वरूप दिया है। जो लोग यह बहाना करते हैं कि वे अधिक लोगों को नाम स्मरण नहीं कर पाते, उनमें से अधिकांश तो केवल इसलिए नामों को भूल जाते हैं क्योंकि वे किसी भी नाम को याद रखने के लिए ना तो प्रयास करते हैं और ना ही चित्त एकाग्र करते हैं, और बहाना यह बनाते हैं कि व्यवस्था के कारण वे अधिकतर नाम भूल जाते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से अधिक व्यस्त नहीं हो सकता होगा। रूजवेल्ट तो समय निकालकर अपने मैकेनिक तक का नाम याद रखते थे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है। क्राइसलर ऑर्गेनाइजेशन के मिस्टर रूजवेल्ट के लिए एक विशेष प्रकार की कार का निर्माण किया गया था। क्योंकि पैरों के लकवे के कारण रूजवेल्ट किसी अन्य प्रकार की कार का उपयोग नहीं कर पाते थे। फिर एक मैकेनिक तथा WF चेम्बरलेन उस कार को पहुंचाने व्हाइट हाउस तक गए। यहाँ मेरे पास WF चेम्बरलेन का एक पत्र है जो यह दर्शाता है कि मिस्टर रूजवेल्ट कैसे थे। मैंने तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को केवल इतना सिखाया कि आसमान उपकरणों वाली इस कार को चलाया कैसे जाता है, लेकिन उन्होंने तो मुझे यह सिखा दिया कि लोगों का हृदय कैसे जीता जाए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। मिस्टर चैम्बरलेन आगे लिखते हैं, जब मैं व्हाइट हाउस पहुंचा तो मैंने देखा कि प्रेसिडेंट बहुत प्रसन्न लग रहे थे। उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। मुझे वहां पर बहुत सहज अनुभव हुआ क्योंकि वे उन चीज़ों में बहुत रुचि ले रहे थे जो मैं उनके लिए लेकर आया था। कार का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि उसे पूरी तरह से केवल हाथों से नियंत्रित किया जा सके। फिर कार को देखने वालों की वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई। प्रेसिडेंट ने कहा, मुझे तो यह बहुत शानदार लग रही है। मुझे बस इसके एक बटन को छूना है और यह फिर चल पड़ती है। इसे बिना किसी प्रयास के चला सकते हैं। यह तो वास्तव में उत्कृष्ट है। मैं नहीं जानता कि यह कैसे काम करती है। मेरा तो मन करता है कि समय मिलने पर मैं इसका एक एक पुर्जा खोल कर देखूं। फिर जब रूजवेल्ट के मित्रों व सहयोगियों ने कार की प्रशंसा की तो उन्होंने सबके सामने मुझसे कहा, मिस्टर चैम्बरलेन, मुझे मालूम है कि इस कार को बनाने में तुमने बहुत अधिक परिश्रम किया है, बहुत प्रयास किया है। मैं इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा मन से करता हूँ। यह वास्तव में एक बहुत उत्कृष्ट कार है। फिर उन्होंने बारी बारी से रेडिएटर, विशेष रियर व्यू शीशे, विशेष स्पॉटलाइट, घड़ी, ड्राइवर की सीट, बनावट की डिग्गी में बने विशेष सूटकेसों आदि सभी चीज़ों की भरपूर प्रशंसा की। उन्होंने उस प्रत्येक चीज़ की तारीफ की जिन्हें बनाने में मैंने मेहनत की थी। फिर उन्होंने एक बार एक एक करके कार की सभी विशेषताएं की और मिसेज रूजवेल्ट, मिस पकीस, सेक्रेटरी ऑफ लेबर तथा अपनी सचिव का ध्यान आकर्षित कराया। वे व्हाइट हाउस के पुराने पोर्टर को भी यह कहकर तस्वीर में ले आए, जॉर्ज, आप इन सूटकेसों का अच्छी तरीके से ध्यान रखने के लिए बेताब दिख रहे हैं। जब ड्राइविंग के बारे में सारी बातचीत समाप्त हो गई तो प्रेसिडेंट ने मेरी ओर मुड़कर कहा, ठीक है मिस्टर चैम्बरलेन, मैं फेडरल रिजर्व बोर्ड को पिछली आधे घंटे से इंतजार करवा रहा हूँ। अब मुझे काम पर लौट जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में मैं अपने साथ एक मैकेनिक को भी ले गया। वहां पहुंचने पर मैंने रूजवेल्ट से उसका परिचय भी करवाया, लेकिन उसकी
प्रेसिडेंट से अधिक बातचीत नहीं हो पाई थी। रूजवेल्ट ने भी उस मैकेनिक का नाम केवल एक ही बार सुना था। मैकेनिक कुछ शर्मीले किस्म का युवक था, इसलिए वह अधिक नहीं बोल पाया था। लेकिन विदा लेते समय प्रेसिडेंट ने मैकेनिक की ओर देखकर उससे हाथ मिलाया तथा उसका नाम लेकर वाशिंगटन में आने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसका धन्यवाद भी बेबुनियादी नहीं था, वे शब्द तो सत्य थे, जैसे कि मैंने अनुभव किया था। न्यूयॉर्क से लौटने के कुछ दिनों बाद मुझे प्रेसिडेंट का एक फ़ोटो मिला जिस पर उनके ऑटोग्राफ भी थे। उन्होंने एक बार फिर मेरे प्रयासों की भरपूर प्रशंसा की थी। मैं तो अब तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना सब कुछ करने के लिए उनके पास समय कहाँ से आ गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भली भांति जानते थे कि लोगों की सद्भावना प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका तथा महत्वपूर्ण ढंग यह है कि लोगों के नाम स्मरण रखना तथा लोगों को यह अनुभव कराना कि वे महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो यह सब कर पाते हैं। जो लोग हमसे मिलते हैं, हमसे कुछ देर उनसे बातें करते हैं और गुड बाय कहकर उनका नाम भूल जाते हैं। हाँ, राजनेताओं को यह बात शुरुआती दौर में ही समझ आ जाती है। किसी भी मतदाता का नाम स्मरण रखना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कला है और इसे भूल जाना हारने की कला है। नाम स्मरण करने की यह कला राजनीति के साथ साथ व्यवहारिक तथा सामाजिक संबंधों में बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन तृतीय, जो नेपोलियन के महान भतीजे थे, उनका मत था कि राजकीय कर्तव्यों के बावजूद उन्हें अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम स्मरण रहता था। उन्होंने नाम स्मरण रखने के लिए एक बहुत ही सरल तकनीक खोजी थी। यदि वे किसी का नाम ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते थे तो वे कहते थे, माफ करना, मैं आपका नाम ठीक से सुन नहीं पा। और यदि किसी का नाम कुछ मुश्किल हो तो कहते थे, इसे लिखते कैसे हैं। फिर पूरी चर्चा के दौरान उसके नाम को कई बार दोहराते थे तथा उसे आदमी के हाव भाव तथा चेहरे के साथ जोड़ लेते थे। अब यदि सामने वाला व्यक्ति कुछ अधिक ही महत्वपूर्ण होता था तो वे उसके नाम को स्मरण रखने के लिए और भी अधिक परिश्रम करते थे। जब भी सम्राट अकेले होते थे तो कागज पर उस नाम को लिखकर उसकी ओर देखते थे, उसे स्मरण करते थे और फिर अच्छी तरह से मस्तिष्क में बिठाने के बाद उसे कागज के टुकड़े को फाड़ देते थे। इस ढंग से वे कानों के साथ साथ अस्त्रों के भी माध्यम से उस नाम को स्मरण रख पाते। हाँ, यह सब करने में बहुत परिश्रम लगता है, लेकिन जैसा इमर्सन ने कहा, अच्छे संस्कारों के लिए छोटे मोटे त्याग तो करने पड़ते हैं। लोगों का नाम भली भांति स्मरण रखकर उनका प्रयोग करना केवल राजाओं या सफल व्यवसायिकों के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रयोग लाभदायक होता है। इंडियाना में जनरल मोटर की एक कर्मचारी केन नटिंगम प्रिया कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन करने जाता था। उसने देखा कि काउंटर के पीछे खड़ी औरत प्रिया क्रोधित सी रहती है। वह करीब 2 घंटे से लगातार सैंडविच तैयार कर रही थी तथा मैं उसके लिए सिर्फ एक और सैंडविच था। मैंने उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए था। उसने हैम को छोटे तराजू पर तौला। इसके बाद उस महिला ने मुझे लेट्यूस की एक पत्ती दी और आलू के 2 चिप्स डाल दिए और सैंडविच थमा दिया। दूसरे दिन मेरे साथ फिर वही हुआ, वही महिला, वही मुस्कान। मैं मुस्कुराया और कहा, हेलो यूनिस, और फिर मैंने उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए था। इस बार वह तराजू भूल गई। उसने बहुत सारा हैम डाला, लेट्यूस की 3 पत्तियां दी और आलू के तो इतने सारे चिप्स डाल दिए कि चिप्स प्लेट से बाहर गिरने लगे। यहाँ पर फिर चल गया नाम का जादू। अब तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि नाम ही तो वह जादू की छड़ी जिससे हमारा जादू सामने वाले पर चल जाता है। नाम ही व्यक्ति की अलग पहचान होती है, उसके व्यक्तित्व का सही प्रतीक होता है। उसका विशेष नाम ही तो दूसरे से अलग करता है। जब हम किसी का नाम लेकर किसी व्यक्ति से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उस व्यक्ति के लिए वह भी काम करना महत्व रखता है। अब चाहे नौकर हो या एग्जीक्यूटिव, नाम रूपी जादुई छड़ी समान रूप से असरदार होती है। सिद्धांत 3, हमेशा याद रखें, किसी मनुष्य का नाम उससे उसकी पहचान देता है, वही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तथा आनंददायक शब्द होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।